चलिए अब हम बात करते हैं मैप्स की, है ना। मानचित्र क्या होते हैं, क्या परिभाषा होती है उनकी, क्या मूलभूत संकल्पनाएं हैं, क्या उद्देश्य हैं, और किस प्रकार से उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब जब हम मानचित्र की बात करते हैं तो ये किससे बना है? ये लैटिन भाषा के एक शब्द है मेप्पा, है ना। उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और मेप्पा का जो अर्थ होता है वो होता है कपड़े का मेजपोश या रुमाल। क्योंकि हम इसको एक समतल सतह के ऊपर बनाते हैं तो उसी तरह से इसका नामकरण हुआ है। और मॉन्क हाउस के अनुसार यदि बात करें तो वो कहते हैं कि किसी निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र की संज्ञा। तो एक इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस परिभाषा में जो निकल के आती है वो है निश्चित मापनी के अनुसार। इसीलिए हमने भिड़ते ही मॉन्क हाउस की परिभाषा की बात करी, हमने दूसरी परिभाषाओं की बात की। ठीक है ना। तो मैप, यदि वो साइंटिफिक मैप है, यदि कोई मानचित्र एक वैज्ञानिक मानचित्र है, तो ये आवश्यक है कि वो मानचित्र जो है ना वो मापनी के अनुसार बना होना चाहिए, है ना। जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केल होना चाहिए। ठीक है। तो निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग, वो पूरी पृथ्वी भी हो सकती है, संसार का मानचित्र भी हो सकता है, और वो संसार के किसी भाग का भी हो सकता है। वो आपकी तहसील का भी हो सकता है, आपके गांव का भी हो सकता है, आपके जिले का भी हो सकता है, आपके राज्य का भी हो सकता है, आपके देश का भी हो सकता है। ठीक है। तो धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण। दूसरी बात, क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो पृथ्वी का जो धरातल है वो समतल नहीं है, वो वक्राकार है। क्योंकि आप पूरी पृथ्वी को देखो तो पूरी पृथ्वी गोलीय आकार की है। तो उसकी उसकी जो ऊपरी सतह है उसका वक्राकार होना स्वाभाविक है। लेकिन मानचित्र में आप क्या करते हो, उसको समतल सतह सतह पर उसका निरूपण करते हो। ठीक है। ये होता है मानचित्र। अरविंद रेज, जिन्होंने क्लाइमेटोग्राफ भी दिया था, वो क्या कहते हैं कि अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई मानचित्र धरातल के प्रतिरूप का ऊपर की ओर से देखा गया रूढ़ चित्र होता है, जिसमें पहचान के लिए अक्षर लिख दिए जाते हैं। कि साहब यदि आप इसको दूर से किसी स्थान को देखो तो वो स्थान कैसा हो, है ना, वैसा उसका निरूपण है। डडले स्टैम्प की परिभाषा जो है वो बहुत विस्तृत परिभाषा है। वो ये कहते हैं कि धरातल अथवा उसके किसी भाग का तथा वहां के भौतिक एवं राजनीतिक लक्षणों आदि का अथवा खगोलीय पिंडों का कागज या किसी अन्य पदार्थ की समतल सतह पर निर्मित ऐसा चित्रण है जिसमें अंकित प्रत्येक बिंदु निश्चित मापनी या प्रक्षेप के अनुसार अपनी भौगोलिक अथवा खगोलीय स्थिति के अनुरूप स्थित होता है। ये सबसे विस्तृत मानचित्र है। इन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि वो ऑन द स्केल होना चाहिए। इन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि मानचित्र वैज्ञानिक रूप से किसी निश्चित प्रक्षेप के ऊपर बना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पृथ्वी की वक्रीय सतह को समतल पटल पे दिखा रहे हो, तो ये संभव ही नहीं कि आप बिना किसी प्रक्षेप के इसको बना सको, है ना। तो एक निश्चित प्रक्षेप के अनुसार, एक निश्चित पद्धति के अनुसार इसका निर्माण होना चाहिए, है ना, ताकि हम उस पे क्षेत्र की भौगोलिक अथवा खगोलीय स्थिति जो है उनको दर्शा सके, है ना। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस परिभाषा को दिया, जिसमें हर पक्ष को रखा। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल और केवल धरातल के भौतिक और राजनीतिक लक्षणों को दर्शाने तक सीमित नहीं होता, मानचित्र पे हम खगोलीय पिंडों को भी दर्शाते हैं। तो बहुत व्यापक परिभाषा दी मानचित्र की डडले स्टैम्प। डडले स्टैम्प वही विद्वान है जिन्होंने भारत और उसके आसपास के देशों के ऊपर बहुत काम किया है, रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है। बुचानन
जो कि बेसिकली एक इकोनॉमिक ज्योग्राफर भी थे, वो कहते हैं कि किसी समतल सतह पर धरातल अथवा उसके किसी भाग का मापित निरूपण मीन्स मापनी के अनुसार निरूपण, जिसमें कुछ चुने हुए भौतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक अथवा आर्थिक लक्षण दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा और व्यापक करने की कोशिश की। हालांकि ये बात डडले स्टैम्प की परिभाषा में आ जाती है, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक शब्द यूज किया है, भौगोलिक। अब भौगोलिक शब्द अपने आप में ही भौतिक और सांस्कृतिक दोनों से मिलकर बना है। इसका मतलब इन्होंने उन सारे तत्वों को शामिल कर लिया जो बुचानन बाद में खोलकर बताते हैं, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक, है ना। क्योंकि भौगोलिक है, इसका मतलब भौतिक और सांस्कृतिक। अब सांस्कृतिक पक्ष से जुड़ी हुई है जितनी भी जो राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक लक्षण है, वो सब सांस्कृतिक पक्ष से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब कोई भी मानचित्र होता है ना, तो उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक, पहली कि अब से कुछ समय पूर्व तक मानचित्रों की विषय वस्तु केवल धरातल और उसके किसी भाग के लक्षणों का निरूपण तक सीमित थी, है ना। लेकिन आज इस मॉडर्न एज में, आधुनिक युग में, हम उसके बियॉन्ड खगोलीय पिंडों, ग्रह, नक्षत्र आदि, इनको भी मानचित्रों के ऊपर दर्शाते हैं, अर्थात ये भी मानचित्र निर्माण या मानचित्र कला की विषय वस्तु के भाग बन गए हैं। हालांकि ये बात जो यहाँ लिखी गई है, ये डडले स्टैम्प ने अपनी परिभाषा में पहले ही कह दी है। और दूसरी बात ये है कि मानचित्र खगोलीय पिंडों अथवा धरातल के चुने हुए लक्षणों का चित्र प्रस्तुत करता है, परंतु यह चित्र फोटोग्राफिक चित्र से भिन्न होता है। फोटोग्राफिक चित्र में कैमरे के फोकस परास के भीतर स्थित किसी क्षेत्र का प्रत्येक दृश्यमान विवरण अपनी वास्तविक आकृति में अंकित हो जाता है ना। लेकिन मानचित्र में ऐसा नहीं होता। मानचित्र में मानचित्र निर्माणकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार विशिष्ट लक्षणों का चुनाव कर उनको मानचित्र पर प्रदर्शित करता है ना। तो ये भिन्नता है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भारतीय है आरपी मिश्रा और ए रमेश, उनकी परिभाषा। वो कहते हैं कि समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग, आकाश या किसी अन्य आकाशीय पिंड के दृश्य एवं विचारे गए अवस्थितिक एवं वितरणात्मक प्रतिरूपों का मापनी के अनुसार प्रतीकात्मक आरेखन मानचित्र कहलाता है। ठीक है, टेक्निकली ये डेफिनेशन जो है वो और सही लगती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अब तक जो इस दिशा में बात की गई, जो परिवर्तन आते गए, जो नए विकास होते गए, उन सब को इसके अंदर शामिल करके दिखाया है। इन्होंने पृथ्वी की सतह के साथ साथ आकाशीय पिंडों को भी इसमें शामिल किया है। इन्होंने लोकेशनल एस्पेक्ट को शामिल करते करते हुए डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न्स की भी बात की है। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ये अकॉर्डिंग टू स्केल होना चाहिए। और इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इसके अंदर हमें बहुत तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं किसी भी मानचित्र की। पहली है मापनी। तो देखिए, क्योंकि धरातल बड़ा होता है और मानचित्र छोटा है ना, हम बड़े धरातल को छोटे टुकड़े पर मानचित्र पर दिखाते हैं। तो ये यदि हम वैज्ञानिक रूप से सही करना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से मापनी का सहारा लेना चाहिए। अब मुझे बताइए कि जैसे मान लो आपको ये कहा गया कि आप अपने घर का मानचित्र बनाइए। अब आप अपने घर का मानचित्र बनाएंगे और कमरों को बनाएंगे, चौक बनाएंगे, खाली जगह बनाएंगे। ठीक है, अब आपके पास में यदि सही सही माप है ना, हर कमरे का, चौक का, सब जगह का, है ना, और आपने उचित पैमाना ले रखा है और उस पैमाने के अनुसार यदि आप हर एक की रचना कर रहे हो, तो आप हूबहू आप क्या करोगे, अपने घर का मानचित्र बना दोगे। और लेकिन यदि आप अंदाजे से बनाने के लिए बैठे हो, तो ये मान के चलिए कि आप कहीं पे किसी चीज को थोड़ा बढ़ाकर दिखा दोगे
और कोई चीज आपसे जो है वो ऐसी बनेगी जो वास्तविक आकार से छोटी बन जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जब हम मानचित्र की संकल्पना करते हैं तो जो दूसरी बात आती है वो आती है प्रक्षेप। हम जानते हैं, हमने प्रक्षेप किए भी, कि हमें कोई भी मानचित्र बनाना हो, हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि मानचित्र बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। और देखिए, जब हमारा मानचित्र बनाने के पीछे उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो फिर हमारी अगली बात ये आती है कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अनेकों प्रक्षेप उपलब्ध हैं, उनमें से कौन से प्रक्षेप का सहारा हमें लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो बातें महत्वपूर्ण है, एक आपका उद्देश्य, दूसरा आपका क्षेत्र। आप कहाँ का मानचित्र बनाना चाहते हैं और क्या उस पर दर्शाना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है आपका। ठीक है, तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण है ना। और अब इसके अंदर जब ये स्पष्ट हो जाता है कि आपको क्या दर्शाना है और आपको कौन से स्थान के लिए दर्शाना है, तो अब आपके पास में बहुत सारे रेंज ऑफ ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास प्रक्षेप में। तो आप सबसे उपयुक्त प्रक्षेप का चुनाव करोगे जिस पे आप अपनी जो भी चाही गई सूचनाएं हैं उनको मानचित्र में सबसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सको। ठीक है, मैं समझता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब जो बात आती है वो आती है पृथ्वी का द्विविमीय निरूपण। तो ये बात भी प्रक्षेप वाली बात से बहुत हद तक रिलेटेड है, क्योंकि आप ये जानते हो अच्छी तरह कि पृथ्वी जो है वो एक एक त्रिविमीय आकृति है ना, दर्शाती है। जो पृथ्वी की आकृति है वो त्रिविमीय है। और आप जो मानचित्र बनाते हो वो बनाते हो आप द्विविमीय सतह के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप त्रिविमीय जो वास्तविक धरातल है उसका आप द्विविमीय पटल के ऊपर निरूपण कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात तो स्पष्ट हो ही जाती है ना कि आपको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज वो संभव ही नहीं है, क्योंकि एक द्विविमीय आकृति को आप त्रिविमीय आकृति को आप एक द्विविमीय सतह के ऊपर दर्शाओगे तो ये तो निश्चित ही है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऑल्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो आप मानचित्र बनाते हो तो उसमें आप क्या करते हो, साइंटिफिक तरीके से और उचित प्रक्षेप लेकर और फिर आप क्या करते हो, इस उद्देश्य की पूर्ति करते हो। ठीक है, आप जानते हो कि पृथ्वी की धरातल पर तो ऊंचे भाग भी हैं, नीचे भी हैं। पृथ्वी का धरातल समतल नहीं है, पृथ्वी का धरातल तो विविध प्रकार का है ना। कहीं समतल मैदान भी है तो कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतीय भाग भी है। अब आपको तो सब चीजों को दर्शाना है, इसलिए आप क्या करते हो कि उन चीजों को दर्शाने के लिए, द्विमीय पटल पे दर्शाने के लिए आप बहुत तरह की विधियां अपनाते हो, है ना, जिनको आप पढ़ते हो प्रैक्टिकल में उच्चावच निरूपण की विधियों के अंतर्गत। ठीक है, तो उसके अंदर आप समोच्च रेखाएं बनाते हो, पर्वतीय छायांकन करते हो, हैशू लाइंस बनाते हो, बहुत सारी तरह की पद्धतियां हैं उनको आप अपनाते हो। और इन सब पद्धतियों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपनी वीकनेसेस। ठीक है, ये जो सारी पद्धतियां जिनकी बात हमने की, इनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। ठीक है ना, तो हम अपने उद्देश्य के हिसाब से इनमें से किसी का चुनाव करते हैं। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो है समतल सतह का निरूपण। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन सरफेस। ठीक है ना। अब ग्लोब की तुलना में मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये समतल सतह पर निरूपण करते हैं, तो हम बड़ी सतह के ऊपर छोटे पृथ्वी के भाग को भी इनके ऊपर दर्शा सकते हैं। तो मानचित्र में समस्त पृथ्वी को एक साथ भी देखा जा सकता है और उसके साथ साथ पृथ्वी के किसी छोटे से भाग को बड़ा कर कर भी देखा जा सकता है। ये दोनों चीजें संभव है। ठीक है, और किसी छोटे क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए
पूरे देश या पूरे महाद्वीप का चित्र बनाना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप ग्लोब के केस में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। और मानचित्र को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। पोर्टेबिलिटी बहुत होती है इसके अंदर, है ना, हम इसको बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं। ग्लोब की तुलना में ये काफी पोर्टेबल होते हैं। अब आता है कि प्रतीकात्मक निरूपण। तो धरातल के प्रतिरूप हैं, ठीक है, उनको प्रतीकों के रूप में, ठीक है, बहुत तरह के प्रतीक होते हैं, ठीक है, तो उनके रूप में वर्णित किया जा सकता है। हम जानते हैं कि हमारी जो टोपोशीट होती है ना, धरातल पत्रक, यदि आपने कभी देखा हो तो, यदि कोई बच्चा ज्योग्राफी के साथ में स्कूलिंग करता है तो भी +2 लेवल तक वो इन चीज़ों को देख लेता है। ग्रेजुएशन में भी हमारे बच्चे जब आते हैं प्रैक्टिकल की लैब में, तो सबसे पहले हम उनको वो टोपोशीट ही दिखाते हैं। और जो टोपोशीट होती है ना, धरातल पत्रक, उसके ऊपर हम एक नीचे एक टेबल बनी होती है, एक पूरी की पूरी इंडेक्स बनी होती है, सूची बनी होती है, उसमें हम रूट चिन्हों के द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं कि इस मानचित्र में तालाब कैसे दिखाया हुआ है, नदी कैसे दिखाई हुई है, मंदिर कैसे दिखाई हुई है, गिरजाघर कैसे दिखाया हुआ है, रेलवे लाइन किस निशान से दिखाई हुई है, समोच्च रेखाएं किस निशान से दिखाई हुई है। ये रूट चिन्ह कहलाते हैं। इसके अलावा हमने देखा था मात्रात्मक और जो गुणात्मक मानचित्र है वो कैसे बनाते हैं। तो उनमें देखा कि गुणात्मक मानचित्रों में हम बहुत सारी बार ज्यामितीय प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, वृत्त है ना। और एक और गुणात्मक तरीका है जिसमें हम चित्र में प्रतीक बनाते हैं। जैसे मैंने आपको टूरिज्म का एग्जांपल दिया था, जैसे इसका रणथंभौर में टाइगर दिखा देना, ठीक है, या जैसे कोई आसाम का, यदि मान लीजिए हम कोई नेशनल पार्क दिखा रहे हैं तो उसके अंदर सिंगल हॉर्न राइनो दिखा देना, ठीक है, या हाथी दिखा देना, है ना। साउथ में जो इस तरह के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं उनमें हाथी आदि दिखा देना। तो ये इस तरह से प्रतीक इस्तेमाल करते हैं, है ना। या जैसे जहाँ गेहूं उत्पादन होता है वहां गेहूं की बाली दिखा देना, बहुत तरह के ऐसे। ऐसे ही हम मूलाक्षर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम मानचित्रों के ऊपर बहुत तरह के सांख्यिकीय आरेखों से भी निरूपण करते हैं। मानचित्रों का उद्देश्य तो यहाँ बहुत स्पष्ट है कि हमारी पृथ्वी का आकार इतना विशाल है कि संपूर्ण भाग को हम एक साथ आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। तो मानचित्र हमारी बहुत मदद करते हैं क्षेत्रों के अध्ययन में। तो मानचित्र पृथ्वी के आकार और आकृति को मापने के अनुसार छोटा करके और बोधगम्य बनाते हैं, है ना। हम किसी भी स्थान की फसलों का अध्ययन कर सकते हैं, प्राकृतिक जो स्वरूप है, नदी, नाले, पर्वत, पठार, घाटियां, उनका अध्ययन कर सकते हैं। हम अलग से वनस्पति मानचित्र अलग बना सकते हैं, जलवायु मानचित्र अलग बना सकते हैं, मिट्टी मानचित्र अलग बनाकर अध्ययन कर सकते हैं, अलग अलग पक्षों का, है ना। इनको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं, है ना। वो बना बना के और हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, मतलब उद्योग है, औद्योगिक अवस्थिति है, परिवहन है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक लक्षण है, अनेकों तरीकों से, अनेकों प्रकार की विषय वस्तु को दर्शाकर हम मानचित्रों को उपयोगी बना सकते हैं। या यूं कहें कि हम इन सारे पक्षों की के अध्ययन के लिए या अध्ययन के उद्देश्य के लिए मानचित्रों का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि धरातल पर विभिन्न प्रकार के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्वरूप साथ साथ विद्यमान मिलते हैं, ठीक है। इन विवरणों में से केवल आवश्यकता अनुसार छांटे गए विवरणों को प्रदर्शित करने के मानचित्र महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। मानचित्रों के उपयोग बहुत, आप सब जानते हैं, बहुत सारे उपयोग है और अनेकों प्रकार की शाखाएं हैं जिनमें इसका उपयोग है। एस्ट्रोफिजिक्स में भी मानचित्रों के अनुसार खगोलीय पिंडों की चाल को देखा जाता है। जर्नलिज्म में भी हम मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आप देखते हो कि आजकल तो जर्नलिज्म में, जैसे आपने देखा कि समाचार पत्र, समाचार आ रहा है टीवी में,
है ना, वही भी एक जर्नलिज्म का भाग है ना। या जैसे मान लो आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर आ रहा है और आप जानते हो इस समय तूफान आया हुआ है, तो उस तूफान के मानचित्र बना के टीवी में, समाचारों में और अखबारों में सब में दिखाया जाता है ना, तो वो मानचित्र का उपयोग है जर्नलिज्म में। ट्रांसपोर्टेशन में मानचित्र का उपयोग, है ना। अब इसका मानचित्र का सबसे सुंदर उपयोग ट्रांसपोर्टेशन में देखो तो आज का जीपीएस, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स में भी हम देखते हैं, एग्रीकल्चर में भी हम इसका उपयोग करते हैं, अनेकों, अर्थशास्त्र में हम बहुत उपयोग करते हैं मानचित्र। मिलिट्री साइंस में तो अलग से मैप रीडिंग जो है इसकी ट्रेनिंग होती है अलग से, ठीक है। हिस्ट्री में हम देखते हैं, मैप्स के द्वारा देखते हैं कौन से शासक का आधिपत्य कहाँ था, ठीक है। कैसे कैसे हिस्ट्री के अंदर कोई एक डायनेस्टी है, कोई एक वंश है, किस किस प्रकार से अलग अलग राजाओं के काल में किस किस प्रकार से जो राज्य है उसने आकार लिया। ज्योग्राफी की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते मानचित्र के बिना। भूगर्भ शास्त्र में भी हम देखते हैं चट्टानों के विन्यास दिखाने के लिए, चट्टानों के स्तर दिखाने के लिए और अनेकों उद्देश्यों से हम जियोलॉजी में, भूगर्भ शास्त्र में मानचित्रों का प्रयोग देखते हैं, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, मेटीरियोलॉजी के अंदर और हाइड्रोलॉजी के अंदर, इन सब के अंदर हम मानचित्रों की सहायता से हमारे विषय की विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ओशनोग्राफी के अंदर भी हम देखते हैं महासागरों के उच्चावचीय मानचित्र हैं, ठीक है, किस प्रकार धाराएं, महासागरीय धाराएं हैं, ज्वार हैं, ठीक है, सुनामी है। इन सब को दिखाने के लिए हम अनेकों प्रकार के मानचित्रों के यूज करते हैं। जो पेडालॉजी की ब्रांच होती है, मृदा विज्ञान जिसको कहते हैं, उसके अंदर बॉटनी, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सब में हम बहुत तरीकों से मानचित्रों का इस्तेमाल करते हैं। और अब जीआईएस, रिमोट सेंसिंग आने के बाद तो जिस तरह से ये मानचित्र कला प्रसारित हो रही है, ये लगता है कि जितने भी ज्ञान की शाखाएं हैं वो सब की सब किसी न किसी रूप में मानचित्र जो है उनका उपयोग करते हैं। हम जब मानचित्रों के वर्गीकरण की बात करते हैं, मानचित्रों का वर्गीकरण हम बहुत सारे तरीकों के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम चार आधार पे मानचित्रों का वर्गीकरण देखेंगे। जैसे पहला है मापनी के आधार पर, दूसरा है स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के आधार पर, तीसरा है मानचित्र की अंतर्वस्तु या उद्देश्य के आधार पर, और चौथा है रचना शैली के आधार पर। कुछ उदाहरण देते हुए मैं इसको यहाँ समझाऊंगा। देखिए, जब हम बात करते हैं मापनी के आधार पर, तो मापनी जितनी बड़ी होती है, हम मानचित्र के ऊपर उतनी ही ज्यादा, उतनी ही बारीक सूचनाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम है। और जो हमारे जो जो मानचित्र होते हैं उसमें सबसे बड़ी मापनी पर जो मानचित्र बने होते हैं उनको हम भू संपत्ति मानचित्र या कैडस्ट्रल मैप्स कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह के संपत्ति रजिस्टर होते हैं, है ना। आप देखोगे कि गांव में यदि कोई भूमि विवाद होता है या शहरों में भी जो नगर प्लान है वो सब इन्हीं मानचित्रों के ऊपर तैयार किए किए जाते हैं। टाउन प्लानिंग में इनका बहुत उपयोग है, ठीक है। और इनकी मापनी जो होती है वो जैसे 1:3960, 1:1980, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बहुत बड़ी मापनी पर बनाए जाते हैं, ठीक है। एक बार के लिए क्लासिफिकेशन का ये थोड़ा सा चार्ट है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद वापस हम उसी पे चलेंगे। हम यहाँ पे थे मापनी के अनुसार मानचित्रों का वर्गीकरण, और भूसंपत्ति मानचित्र की चर्चा हमने अभी की थी, ठीक है। इसके अलावा स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र जो होते हैं सामान्यतः है 1:20-25 हजार से लेकर 1:50 है ना 50,000 तक की, है ना, 20-25 हजार से 1:50,000 तक की मापनी के ऊपर हमें इनका इनका सर्वाधिक प्रचलन देखने को मिलता है, ठीक है। और छोटी मापनी पर जब हम मानचित्र बनाते हैं तो वो दीवारी मानचित्र होते हैं जिनको हम दीवार पे टांगते हैं। और उससे भी छोटी मापनी पर जब हमारे पास में कागज का टुकड़ा बहुत छोटा हो और क्षेत्र है वो दिखाना है वो बहुत बड़ा हो,
तो हमें निश्चित रूप से बहुत छोटी मापनी पर काम करना पड़ेगा। एटलस मानचित्र इसकी श्रेणी में आता है। जब हमें स्थलाकृतिक लक्षणों के अनुसार हम मानचित्र का वर्गीकरण बात करते हैं तो उच्चतादर्शी मानचित्र होते हैं और ये मैनीमीटर मानचित्र होते हैं। ठीक है, रचना शैली के अनुसार करें तो कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जिनमें गुण का बोध होता है, वो गुणात्मक मानचित्र होते हैं। ठीक है, और कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जिनमें मात्रा का बोध होता है, उनको हम मात्रात्मक मानचित्र बोलते हैं। जैसे कि हमने ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक मानचित्रों की बात की थी, और हमने देखा था कि जिन मानचित्रों के ऊपर हम जो चीज दर्शा रहे हैं उसकी एग्जैक्ट मात्रा पढ़ी जा सकती हो, वो मानचित्र मात्रात्मक मानचित्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उद्देश्य और अंतर्वस्तु के आधार पर मानचित्रों का सबसे विस्तृत वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। जैसे हम जानते हैं भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र वो मानचित्र हैं जिनके अंदर भौतिक लक्षणों को दर्शाया जाता है, जैसे खगोलीय मानचित्र है ना। अब ये जो पूरा संसार है उसकी भौतिक विशेषताओं का भाग है ना। चुंबकीय दिक्पाती मानचित्र है, समदिक्पाती मानचित्र है, भूकंप मानचित्र है, भूवैज्ञानिक मानचित्र है, उच्चावच मानचित्र है, जलवायु मानचित्र है, मृदा मानचित्र है, वनस्पति मानचित्र है, अपवाह मानचित्र है और महासागरीय मानचित्र। ठीक है, अब आप गौर करिए इस पूरी लिस्ट के अंदर जितनी भी बातें हमने की, ये सब की सब पृथ्वी की सतह की भौतिक विशेषताओं से संबंधित, सब की सब पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं से संबंधित है। इसीलिए इनको समेकित रूप से भौतिक मानचित्रों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा उद्देश्य के हिसाब से अनेकों प्रकार के जनसंख्या और बस्ती मानचित्र हम बनाते हैं। हम समाज और सांस्कृतिक मानचित्र बनाते हैं, हम राजनीतिक मानचित्र बनाते हैं, ऐतिहासिक मानचित्र बनाते हैं, सैनिक मानचित्र बनाते हैं और अनेकों प्रकार के आर्थिक मानचित्र बनाते हैं। आर्थिक मानचित्रों में भूमि उपयोग मानचित्र हो सकते हैं, परिवहन मानचित्र हो सकते हैं, अनेकों प्रकार के कृषि मानचित्र हो सकते हैं, खनिज मानचित्र हो सकते हैं, औद्योगिक मानचित्र हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के मानचित्र संभव है। ठीक है, स्थलाकृतिक मानचित्र हमने पहला किया था भूसंपत्ति मानचित्र मापनी के अनुसार। दूसरा स्थलाकृतिक मानचित्र प्राय प्राय हम देखते हैं कि ये एक अनुपात 25,000 से लेकर और 1:2.5 लाख तक की मापनी पर बनाया जाता है। भारत में जो स्थलाकृतिक मानचित्रों का जो प्रचलन है वो 1:50,000 की मापनी पर है। सबसे ज्यादा जो परंपरागत स्थलाकृतिक मानचित्र है हमारे, ठीक है, आजकल हम एक नई स्कीम के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, OSM ओपन सीरीज मैप्स के मानचित्र बहुत जल्दी अब हमारी जो तमाम कॉलेजों की प्रयोगशाला है उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो टोपो शीट्स हैं वो जो टोपो शीट्स हैं वो 1:50,000 की मापनी पर बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद दीवारी मानचित्र है। अब क्योंकि दीवारी मानचित्र में हमें बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाना होता है, ठीक है, और मानचित्र का आकार हमारे पास में ठीक ठाक सा होता है, तो कम से कम बड़ी मापनी के, जैसे हमें मान लो एशिया या संसार का मानचित्र या इंडिया का मानचित्र बनाना है, ठीक है, दीवारी मानचित्र के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास हमें हमें दिखाना बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हमें जिस पर दिखाना है ना, जो हमारा कागज या कपड़े का टुकड़ा है वो छोटा है तुलनात्मक रूप से, तो हमें छोटी मापनी पर ही ये बनाने होंगे, क्योंकि आपको पता होगा एक के अनुपात में जैसे जैसे संख्या बढ़ती है मापनी छोटी होती जाती है। ठीक है, तो इनके लिए जैसे ये देखिए जनरली 1:1.5 करोड़ है ना की मापनी से लेकर और 1:25 लाख तक की मापनी के मानचित्र इन पे बनाए जाते हैं। भारत में भी 1:25 करोड़ की मापनी पर बने 1:1.5 करोड़, सॉरी 1:1.5 करोड़ की मापनी है कई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ, है ना। 1 अनुपात और जो 1.5 करोड़ की मापनी पर भारत में भी मानचित्र बनाए जाते हैं, जिनका आकार जनरली 32 से 30 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, तो और हमारे भारत के अंदर 1:25 लाख की मापनी पर हम कई प्रकार के मानचित्र बनाते हैं, और सड़क मानचित्र जो होते हैं उनको हम इसी मापनी पर बनाकर उनका आकार रखते हैं
152 से 121 सेंटीमीटर। अब ये एटलस मानचित्र होते हैं। एटलस में पन्ने बहुत का आकार काफी छोटा होता है। हमें उसके ऊपर संसार के मानचित्र भी दिखाने होते हैं, महाद्वीप भी दिखाने होते हैं, देशों के मानचित्र भी दिखाने होते हैं, तो फिर मापनी बहुत छोटी हो जाती है ना। तो देखिए ऑक्सफोर्ड एटलस में संसार के मानचित्रों को 1:110 मिलियन अर्थात 1:11 करोड़ की मापनी पे दिखाया जाता है संसार के मानचित्र। महाद्वीपों को 1:16 से 1:32 मिलियन, मतलब 1:1.6 करोड़ से लेके और 1:3.2 करोड़ की मापनी के ऊपर दिखाया जाता है। भारत और मध्य पूर्व जैसे देश दिखाए गए हैं वो 1:10 मिलियन मतलब 1:1 करोड़ की मापनी पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो एटलसेस होती हैं उनके अंदर हम जो मानचित्र का निरूपण देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो स्केल लिया जाता है, ठीक है, वो बहुत ही छोटा लिया जाता है। ध्यान रहे कि जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती है एक के अनुपात में, वैसे वैसे मापनी छोटी होती जाती है। ठीक है, स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के अनुसार हम बात करें तो जैसे उच्चतादर्शी मानचित्र है, तो इसमें ये बेसिकली उच्चतादर्शी जो मानचित्र जिनको हिप्सोमेट्रिक मैप कहते हैं हम, इन मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों तथा उच्चावच के निरूपण पर विशेष बल दिया जाता है। सबसे ज्यादा हमारा फोकस होता है इनके अंदर रिलीफ रिप्रेजेंटेशन, उच्चावच के रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एशूर रेखाएं इन पे दिखाई जाती है, समोच्च रेखाएं दिखाई जाती है, बेंचमार्क तल चिन्ह दिखाए जाते हैं, स्पॉट हाइट्स दिखाई जाती है। ठीक है, कुल मिला के हम इसमें जो क्षेत्र है उसके धरातल के उच्चावचों का निरूपण करते हैं और इनको उच्चतादर्शी मानचित्रों की संज्ञा दी जाती है। जो प्लेनीमेट्रिक मानचित्र हैं, तो जिन मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों के बजाय सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों के निरूपण की प्रधानता होना, उनको हम प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। अब देखिए जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, सबसे बड़ा वर्गीकरण है, वो उद्देश्य या अंतर वस्तु के अनुसार है। ठीक है, तो काइंड ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस और कंटेंट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब भौतिक मानचित्र सीधा सीधा है कि जिन मानचित्रों पे हम भौतिक लक्षणों या भौतिक विषय वस्तु से जुड़ी हुई चीजों को दिखाते हैं वो मानचित्र भौतिक मानचित्रों की श्रेणी में आते हैं। अब पृथ्वी और तमाम आकाशीय पिंड जो है वो भौतिक, इनके यदि हम भौतिक स्वरूप को लें, ठीक है, तो वो भौतिक मानचित्रों की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, और जहां पर भी हम कहीं भी मानवीय कार्य की छाप देखते हैं, है ना, मानव के हस्तक्षेप को देखते हैं, वो कहीं न कहीं पर सांस्कृतिक दृश्य भूमिया बनाने वाला होता है। ठीक है, तो वो भौतिक मानचित्रों से भिन्न होते हैं। ठीक है, इसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स, खगोलीय मानचित्र बनाते हैं, नक्षत्र वगैरह है, निहारिका ग्रह आदि दिखाते हैं। समदिक्पाती मानचित्र बनाते हैं, आइसोगोनिक मैप्स बनाते हैं जिनके ऊपर हम समदिक्पाती रेखाएं खींचकर धरातल पर चुंबकीय दिक्पात जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है उसका प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर दक्षिण, है ना, जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, एक तो वो एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, तो भौगोलिक उत्तर दक्षिण रेखा व चुंबकीय उत्तर दक्षिण रेखा के बीच का कोण उस स्थान का चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। और उन चीजों को हम यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, जो भूकंपी मानचित्र होते हैं, है ना, भूकंपी मानचित्रों में हम भूकंपीय तरंगों आदि अनेकों दिखाते हैं। इवन हम भूकंप की तीव्रता के साथ साथ हम भूकंपीय मानचित्रों में आजकल भूकंपीय पेटियां भी दिखाते हैं, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट में इस तरह के मैप्स को हम काम में लेते हैं। भूवैज्ञानिक मानचित्रों में अनेकों चीजें दिखाते हैं हम। पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे जो हमारी चट्टाने हैं, है ना, उनका दृश्यांश कैसा है, उनका वितरण कैसा है, उनके संस्तर कैसे हैं, उनकी नमन कोण कैसे हैं, है ना, उनमें विभंग विभंग रेखाएं कैसी है, वलन कैसी है, उनके अंदर भ्रंशन कैसे हैं, इन सारी चीजों को हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। अब एक अलग से श्रेणी आती है उच्चावच मानचित्र। तो ये क्या है, जैसे जैसे सामान्य उच्चावच मानचित्र है, भूआकृतिक मानचित्र है, भूढाल मानचित्र है, समभूमि मानचित्र है, ऐसे अनेकों मानचित्र हैं। और इनमें से बहुत सारे मानचित्रों को बनाने की जो शैली है वो तो हम जो प्रायोगिक भूगोल है उसके अंदर सीखते हैं।
जलवायु और मौसम मानचित्र, इनके अंदर हम क्या करते हैं, जलवायु और मौसम के तत्वों को दर्शाते हैं। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है आपके खूब सारे अखबार ऐसे हैं, जैसे हिंदू है, द हिंदू, उसके अंदर डेली इंडियन डेली वेदर मैप जो है वो आता है, और उसकी छोटा सा उसका वर्णन भी दिया हुआ होता है। ठीक है। या जैसे आप समाचार सुनते हो तो उसके अंदर जब आपको मौसम की जानकारी दी जाती है तो वो मैप्स दिखाए जाते हैं, वो मौसम मानचित्र होते हैं। ऐसे ही आप जब किताब खोलते हो भारत का भूगोल या राजस्थान का भूगोल, तो आप देखते हो उसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र दिए होते हैं, जिनमें जनवरी, फरवरी, मार्च या जून, जुलाई आदि की जलवायु विशेषताओं को दिखाया हुआ होता है। और इसके साथ साथ ही आप देखते हो कि उनके अंदर जलवायु के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, है ना, जो क्लासिफिकेशन, जैसे कॉपेन का मैप है, थॉमथ्वेट का मैप है, त्रिवार्था का मैप है, इस तरह की जो तमाम मानचित्र है, ये सब मौसम और जलवायु मानचित्रों की श्रेणी में आते हैं। मृदा मानचित्रों में हम मिट्टी के वितरण और उसकी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। वनस्पति मानचित्रों में वनस्पति संबंधी विशेषताएं दिखाई जाती है। अपवा मानचित्रों में नदियों के बहाव, नदियों के तंत्र आदि का विवरण दिया जाता है। और महासागरीय मानचित्रों में अनेक प्रकार की चीजें दिखाई जाती हैं, महासागरीय तली के उच्चावत से लेकर और महासागरीय जल में होने वाली हलचलों, है ना, जैसे ज्वार भाटा है, महासागरीय लहरें हैं, सुनामी है, इन सब का प्रदर्शन किया जाता है। जनसंख्या और बस्ती मानचित्र बहुत तरह के होते हैं। जनसंख्या के तत्वों और जनसंख्या के चारित्रिक विशेषताओं को अनेकों मानचित्रों के द्वारा दिखाया जाता है। तत्वों में जैसे हम माइग्रेशन दिखाते हैं, बर्थ रेट दिखाते हैं, डेथ रेट्स दिखाते हैं, और उसके अलावा तमाम प्रकार के जो चारित्रिक लक्षण है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, आयु वर्ग है, ठीक है, जनसंख्या का घनत्व है, व्यावसायिक संरचना है, अनेकों प्रकार के जो लक्षण है, जो गुण है, चारित्रिक लक्षण है जनसंख्या के, उनको प्रदर्शित किया जाता है। अनेकों प्रकार के बस्ती मानचित्र होते हैं, महानगर का मानचित्र है ना, ग्रामीण मानचित्र है, अनेकों प्रकार के मानचित्र हम इसके अंदर बनाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र में हम क्या करते हैं, बहुत तरह, जैसे धर्म है, जाति है, भाषा है, शिक्षा, वेशभूषा, स्वास्थ्य, कला, मनोरंजन, पर्यटन आदि अनेक प्रकार के पक्षों को हम मानचित्रों के ऊपर दर्शाते हैं। ये सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्रों की श्रेणी में आते हैं। राजनीतिक मानचित्रों में हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजधानियां, प्रांत आदि दिखाते हैं, देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दिखाते हैं, ठीक है, और प्रशासनिक केंद्र दिखाते हैं आदि। इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं वो राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। ऐतिहासिक मानचित्रों में हम दिखाते हैं कि भाई किस समय, कौन से काल में किस तरह की सत्ताएं थी, कौन से वंश का कितनी दूरी पर आधिपत्य था, जो ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं वो किसी क्षेत्र में किस प्रकार से वितरित है, ठीक है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के मानचित्र हमारा, सैनिक मानचित्र बहुत सारे तरह के होते हैं, और सेना के अंदर इनका बहुत महत्व है। विशेष तौर पे जो इन्फेंट्री होती है ना, जो हमारी थल सेना होती है, वो इन मानचित्रों का बहुत उपयोग करती है, और इन मानचित्रों की सहायता से ही वो देखते हैं कि जब भी कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरह से, कौन से रूट से और किस प्रकार से उनको आगे बढ़ना चाहिए। आर्थिक मानचित्रों में बहुत सारे तरह के मानचित्र हैं। भूमि उपयोग से रिलेटेड मानचित्र हैं, कृषि से संबंधित मानचित्र हैं, उद्योग से संबंधित मानचित्र हैं, व्यापार से संबंधित मानचित्र हैं, परिवहन से संबंधित मानचित्र हैं, उत्पादन से संबंधित मानचित्र हैं, खनिज से संबंधित मानचित्र हैं, उद्योगों की अवस्थिति से संबंधित मानचित्र हैं। अनेकों प्रकार के मानचित्र जो है वो इसमें हम शामिल करते हैं। जब हम रचना शैली की बात करते हैं तो देखिए, दो प्रकार के मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम मानचित्र के ऊपर जिन सूचनाओं का निरूपण कर रहे हैं, यदि हम उनके गुणात्मक पक्ष को दर्शा रहे हैं, इसका मतलब कि वो मानचित्र गुणात्मक मानचित्रों की श्रेणी में आएंगे, है ना। जैसे आपने पृथ्वी पर जो राजनीतिक मानचित्र बना है, ठीक है, तो वो गुणात्मक मानचित्रों की श्रेणी में आएगा। लेकिन आपने यदि संसार के मानचित्र में देशों की जनसंख्या के अनुसार और एक वर्णमात्री मानचित्र बनाया, अर्थात आपने दिखाया कि देशों की जनसंख्या के अनुसार कैसे कैसे अलग अलग देश जो हैं, ठीक है, वो कितनी कितनी जनसंख्या रखते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने यदि पूरे देशों की जनसंख्या घनत्व को लेकर और आप यदि वर्णमात्री मानचित्र बनाते हो, तो बहुत एक खूबसूरत एग्जाम्पल है मात्रात्मक मानचित्रों का, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये मानचित्र क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार हैं, ठीक है, उनको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इन सब इसका एक सरल परिचय यहाँ पे इस लेक्चर में दिया गया है।